हेलो एवरीवन, प्रैप शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं संध्या। अभी तक हमने मोशन की 2 क्लासेस कर ली हैं, जिसमें आपको सब कुछ मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर करा दिया है। जैसे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड, एक्सेलरेशन, आपका इम्पल्स, इम्पल्स का फॉर्मूला, मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको करा दी हैं। आपकी जो मोशन ऑफ इक्वेशंस हैं, 3 मोशन ऑफ इक्वेशंस हैं, वो भी कराई हैं। उसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल्स भी करा दिए हैं। ये सब आपका कवर हो चुका है लास्ट की 2 वीडियोस में। जिसने वीडियो नहीं देखी है जाके एक बार चेक कर लीजिए। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, न्यूटन्स के लॉ। न्यूटन्स ने हमारे जो 3 लॉ दिए थे, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। तो आइए हेडिंग डाल लीजिए एक बार, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता क्या है, देखिए। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ पहले एक बार समझ लीजिए। न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है कि अगर कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, मूवमेंट कर रहा है, वो मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहेगा। कब तक रहेगा मोशन में, या फिर जो रेस्ट में है वो कब तक रेस्ट में रहेगा, जब तक हम अपनी तरफ से या फिर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर देते खुद से। समझ आया सभी को? जब तक हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर देते, जो मोशन में है वो मोशन में ही ऑब्जेक्ट रहेगा, और जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा। अगर हम, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है, अगर इसे मैं जमीन पे रख के ऐसे इसे पुश कर देती हूँ, फोर्स लगा देती हूँ, तो ये क्या होगा, आगे की तरफ मोशन में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे मान लीजिए छोड़ दिया मैंने, इसे कि मूवमेंट करता रहेगा, तो ये खुद से नहीं रुकेगा, खुद से ये नहीं रुकेगा। मुझे इसे रोकने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि ये मार्कर है, अगर हम इसको मैं इसे पुश करती हूँ तो ये कुछ टाइम बाद रुक जाएगा। कुछ टाइम बाद भी इसलिए रुकेगा क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स है जो क्या कर रहा है, वहां पे वर्क कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स है और हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, जो वहां पर दोनों वर्क करेंगे और इसको रोक देंगे। तो वहां पर भी कोई ना कोई फोर्स है जो इसे रोकने का काम कर रहा है। क्लियर है सभी को बात? और अगर कोई भी चीज मोशन में है, अगर मूवमेंट कर रही है, मोशन में है, अगर हमें उसे रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। समझ आ गया आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ? न्यूटन का फर्स्ट लॉ सभी को क्लियर हो गया? तो कुछ 2-3 लाइनें इसके बारे में एक बार नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे डिस्कशन करते हैं कि और चीजें क्या है इसमें। इफ एन ऑब्जेक्ट, if an object if an object is in rest, if an object is at rest, it will remain, it will remain at rest. And if it is, and if it is, if it is at motion, if it is at motion, it will, it will remain at, remain at motion. क्लियर? क्लियर सभी को? अनलेस, कब तक रहेगा ये, अनलेस एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, unless external force is applied, is applied। देखिए वही लिखा है मैंने जो आपको बताया था, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एक ऑब्जेक्ट है वो हमेशा रेस्ट में रहेगा, और कोई मोशन में है अगर ऑब्जेक्ट तो वो हमेशा मोशन में रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक हम उस पर कोई, अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जब तक हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते, उस तब तक क्या रहेगा, वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और मोशन में है तो मोशन में रहेगा। क्लियर हो गया सबको फर्स्ट लॉ? क्लियर हो गया सबको फर्स्ट लॉ? देखिए जो फर्स्ट लॉ ऑफ, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसे हम एक और नाम से जानते हैं,
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम एक नाम से और जानते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। क्या बोलते हैं हम, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट। इनर्शिया क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स स्टेट, टू मेंटेन इट्स स्टेट। ठीक है, अपनी स्टेट को ऐसे ही रखना है। इसका मतलब इसका सेम, अगर आपको इसका मीनिंग जानना है तो आप ये ऊपर वाली 2 लाइनें पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। यानी कि अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहने की कोशिश करेगा। टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स स्टेट, इसे ही हम बोलते हैं इनर्शिया। क्लियर हो गया सभी को, क्लियर हो गया। देखिए, इसलिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब आपके एग्जाम में यहाँ से दोनों चीजों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि इनमें से कौन सा है, इनमें से इन जो हमारे न्यूटन्स के लॉ हैं, यहाँ जो विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इनमें से कौन सा है जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। आपको ऑप्शन में दिया होगा फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ एंड नन ऑफ दीज। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट लॉ है हमारा मोशन का, उसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या कहते हैं हम इसे, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। अब हम आगे बढ़े। अब देखिए इनर्शिया क्या होता है, एक बार देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ब्रिक लिए, ब्रिक मतलब एक ईंट लिए, ये एक और ईंट ली है। ठीक है, 2 ईंट ले ली मैंने। यहाँ पर इसका वेट है 5 kg और इसका वेट है 2 kg, और मैंने इन दोनों को छत से फेंक दिया। ठीक है, दोनों को छत से फेंक दिया, 5 kg वाली को भी और 2 kg वाली को। अब आप बताइए सबसे पहले नीचे कौन जाएगी, जल्दी बताइए। आंसर दीजिए इसका कमेंट में फटाफट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, आपके पास ये साइकिल है, ये ट्रेन है। ठीक है, अब अगर आपसे मैं पूछूं किसका इनर्शिया ज्यादा है, क्या पूछा मैंने आपसे कि किसका इनर्शिया ज्यादा है, तो इनर्शिया डिपेंड किसके ऊपर करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर। तो किसका ज्यादा होगा, ट्रेन का। किसका ज्यादा होगा, ट्रेन का। और अगर आपके पास 2 रुपये का कॉइन है, कोई 2 रुपये का कॉइन है और 5 रुपये का कॉइन है, तो किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, 5 रुपये के कॉइन का। क्यों, क्योंकि इसका मास ज्यादा है। किसका मास ज्यादा है, 5 रुपीज के कॉइन का। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर भी इन दोनों को अगर हम फेंकेंगे तो किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, 5 kg वाली का। क्यों, क्योंकि इसका मास ज्यादा है। इसका मास क्या है, ज्यादा है। इसके आपसे ना जैसे एग्जांपल्स देके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा लॉ ऑफ मोशन लग रहा है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, या फिर आप बताइए कि कौन सा हैवी है, किसका इनर्शिया ज्यादा है। इस टाइप के आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप ये लीजिए, आप एक और चीज देख लेते हैं जब तक। देखिए कुछ एग्जांपल्स और हैं इसके, एक बार नोट कर लेते हैं उन्हें, या फिर आप ऐसे कीजिए, आप सुन लीजिए। जब हम किसी पेड़ को हिलाते हैं, ठीक है, पेड़ है, पेड़ के ऊपर बहुत सारी पत्तियां हैं, तो हमने उसको हिलाया, बहुत तेज से हिला दिया, तो क्या होगा, जो उसकी पत्तियां हैं वो सारी नीचे आ जाएंगी, उसकी पत्ती सारी नीचे आ जाएंगी। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ क्यों, बताइए, बताइए, जल्दी बताइए। क्योंकि यहाँ पर किसने वर्क किया, इनर्शिया ने। किसने वर्क किया, इनर्शिया ने। इसका मतलब क्या है कि जो पेड़ था वो रेस्ट में था, उसकी लीव्स भी रेस्ट में थी, लेकिन हमने क्या करा, पेड़ को शेक करा तो उसे हमने मोशन में ला दिया। लेकिन तब भी जो उसकी पत्तियां थी, जो लीव्स थी, वो रेस्ट में थी। और उसके बाद क्या होगा, सारी लीव्स नीचे आ गई। वो सारी लीव्स क्या हो गई, नीचे आ गई, क्योंकि उन्हें अपनी टेंडेंसी, क्या लिखा है यहाँ पे,
टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स स्टेट, उनकी टेंडेंसी थी कि वो अपनी स्टेट को सेम रखें, यानी वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे, इसलिए वो क्या हो गई, लीव्स जो प्लांट है हमारा उससे नीचे गिर गई। सेकंड आपका ऑप्शन, सेकंड आपका एग्जांपल क्या है, जब बस रुकती है ना, जब सडनली ब्रेक लगते हैं, सडनली बस रुकती है तो क्या होता है, हम कहाँ की तरफ जाते हैं, आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो बताइए, आगे की तरफ या पीछे की तरफ, आगे की तरफ जाते हैं, क्यों, क्योंकि बस किस में होती है, मोशन में होती है, और हमारी बॉडी किस में होती है, रेस्ट में, तो हम क्या चाहते हैं, हमारी बॉडी क्या चाहती है कि वो रेस्ट में ही रहे, लेकिन जैसे ही बस रुकती है हमारी बॉडी क्या होती है, हमारे पैरों के थ्रू जो है ट्रांसफर हो जाता है क्या, इनर्शिया। हमारी टेंडेंसी क्या है, हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट है उसको अपनी स्टेट मेंटेन करनी, यानी हम मोशन में ही रहना चाह रहे हैं, लेकिन बस में जब ब्रेक लगती है तो वो रेस्ट में आ जाती है सडनली, और हम क्या करते हैं, आगे की तरफ चले जाते हैं, है ना, आगे की तरफ हमें धक्का लगता है, पुश लगता है। तो जो ये प्रोसेस, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये आपसे पूछा जाएगा कि जब ब्रेक लगती है तो हम आगे की तरफ जाते हैं, तो इसमें कौन सी फिजिक्स या कौन सी साइंस काम कर रही है, कौन सा लॉ काम कर रहा है, आपको ऑप्शंस में दिए जाएंगे, आपको उसमें से आंसर टिक करना होगा। क्लियर, सभी को क्लियर हो गया ये। और पीछे कब जाते हैं, जब एकदम से बस स्टार्ट होती है तो पीछे जाते हैं, आगे जाते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं, पीछे की तरफ धक्का लगता है। क्लियर, ये 2-3 एग्जाम्पल हैं जो जनरली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि इसमें बताइए कौन सा लॉ लग रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये लॉ ऑफ इनर्शिया के हैं। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए अब ये लिख लिया, अब हम आते हैं अपने सेकंड लॉ पे। किस पे आते हैं, सेकंड लॉ पे। सेकंड लॉ क्या कहता है हमारा, बताइए अगर किसी को सेकंड लॉ पता है तो। जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट, और किसी को कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं। फर्स्ट लॉ सबको अच्छे से समझ आ गया होगा कि फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है कि अगर कोई चीज रेस्ट में है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और कोई कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। कब तक रहेगा मोशन में या रेस्ट में, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता, तब तक वो अपनी स्टेट है उसको चेंज नहीं करेगा। क्लियर, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम मैंने आपको पढ़ा दिया है क्या होता है, मोमेंटम आपको लास्ट क्लास में खत्म करा दिया है, जिसने वीडियो नहीं देखी जाके एक बार चेक कर लीजिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द proportional to force applied। कैसे लिखेंगे इसे, कैसे लिखेंगे इसे, देखिए इसे लिखते हैं ऐसे, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिवाइड बाय T। ये क्या है हमारा, चेंज इन मोमेंटम, ये क्या है हमारा, चेंज इन मोमेंटम। ये जो डी लगाते हैं ना, इसका मतलब है चेंज हो रहा है मोमेंटम, और ये हमारा साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, किसका है ये हमारा फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, ये डीपी, पी मतलब है हमारा मोमेंटम, टी मतलब है टाइम, और डीपी लिख दिया मैंने, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, और यहाँ चेंज इन टाइम हो रहा है। जैसे मैंने ऊपर लिखा है ना चेंज इन मोमेंटम, तो उसको शो करने के लिए, उसे जब हम शो करते हैं चेंज इन मोमेंटम यानी चेंज हो रहा है, तो हम ये डी लिखते हैं आगे उसकी, मोमेंटम, और यहाँ पर हो रहा है चेंज इन टाइम। क्लियर, क्लियर हो गया सभी को, क्या है आप देखिए, अब इसका एक और फॉर्मूला बन जाएगा, इससे क्या फॉर्मूला बना है इसका,
ये हमें पता चल गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाई। ये इसके सामने है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये डिवाइड में है। जब भी ऐसे होता है ना, जब भी ऐसे है, हमें दिया हुआ है ये P डिवाइड बाय T। अब P इसके क्या हो रहा है, डिवाइड में है। जब मोमेंटम के डिवाइड में है तो फोर्स के भी डिवाइड में है। इसका मतलब T अगर बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा। इसे बोलते हैं हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि ये फोर्स बराबर P लिखा है, तो यानी अगर मोमेंटम बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा। तो ये एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये क्लियर हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। देखिए, अगर मोमेंटम बढ़ेगा, मैंने अभी बताया था ना आपको, अगर मोमेंटम बढ़ेगा, इंक्रीज होता है, तो फोर्स भी बढ़ेगा। यानी अगर फोर्स बढ़ेगा आपका तो मोमेंटम भी इंक्रीज होगा। मोमेंटम क्या होता है आपका, m इंटू वी। फोर्स क्या होता है आपका, m इंटू ए। फॉर्मूला होता है, ये सब लिखवाए थे मैंने आपको फॉर्मूले पहले भी। क्लियर। देखिए, अब यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें क्या पता चला कि जब भी मोमेंटम इंक्रीज होगा या फोर्स इंक्रीज होगा, फोर्स बढ़ेगा या मोमेंटम बढ़ेगा, तो क्या होगा, दोनों में से कोई भी एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी अपने आप बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर हुआ सभी को ये। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो क्या करता है, जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो क्या करता है, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ डिफाइंस फोर्स। किसको डिफाइन कर रहा है, ये फोर्स को डिफाइन कर रहा है। डिफाइन फोर्स, है ना, फोर्स के बारे में ये बता रहा है कि फोर्स हमारा क्या होता है, मोमेंटम, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स अप्लाई। जितना हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही मोमेंटम में चेंज आता रहेगा। क्लियर, मास मास तो दोनों में सेम है। क्लियर हो गया सभी को, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्लियर हो गया। आगे बढ़े, अब हम देखते हैं क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। पहले थोड़ा सा जब हमने फोर्स लिख लिया तो हम फोर्स के बारे में एक बार जान लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। या फिर ऐसा कीजिए, पहले हम सेकंड लॉ थर्ड लॉ और जान लेते हैं, उसके बाद हम फोर्स को अच्छे से पढ़ेंगे कि फोर्स होता क्या है, फोर्स के बारे में सारी चीजें। क्लियर, नेगेटिव फोर्स क्या होता है, पॉजिटिव फोर्स क्या होता है, सब कुछ। देखिए, अब सेकंड लॉ ये हो गया, अब हमारी आती है थर्ड लॉ की बारी। थर्ड लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ आपने सुना भी होगा और बहुत इजी सा है, लेकिन एग्जाम्पल इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ के एग्जाम्पल और थर्ड लॉ के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आते हैं। जो थर्ड लॉ है आपका वो देखिए एक बार क्या है। थर्ड लॉ आपका है, फॉर एवरी एक्शन, फॉर एवरी एक्शन, फॉर एवरी एक्शन there is equal and opposite reaction, equal and opposite reaction। किसी भी एक्शन के लिए या फिर हर एक एक्शन के लिए एक इक्वल, हमेशा इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होती है, हमेशा इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होती है। जैसे अब हम इसे एक बार एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। देखिए, ये एक ब्लॉक है, ठीक है, ये एक ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक बोल दीजिए या फिर सीमेंट का ब्लॉक बोल दीजिए, ये आपको दिया हुआ है। अब क्या कर रहे हैं आप इस पे यहाँ की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो आप एक एक्शन कर रहे हैं, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, आप एक एक्शन कर रहे हैं। अब ये क्या है, यहाँ से अर्थ इस पे अपना क्या कर रही है, रिएक्शन कर रही है। यहाँ से क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, इसे पुश कर रहे हैं, पुश लिख लीजिए, पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, है ना। और यहाँ से क्या रिएक्शन हो रहा है, यहाँ से रिएक्शन हो रहा है कि जो अर्थ है वो अपना जो फ्रिक्शन फोर्स लगा रही है अर्थ, उससे इसे रोकने की कोशिश कर रही है। तो ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट लग रहा है और इक्वल लग रहा है, मतलब जितना ये लगा रही है लगभग उतना ही ये लगा रही है।
अब जैसे मान लीजिए कि आपने कितना फोर्स लगाया, आपने किससे पुश किया, जैसे आपने ये लगाया यहाँ से, मैं मान लेती हूँ, पहले एक बार ये देख लीजिए। देखिए जब आपने इसे पुश किया है ना, आप पुश कर रहे हैं किसी ब्लॉक को, वुडन ब्लॉक रखा है या सीमेंट का ब्लॉक रखा है, आप उसे पुश कर रहे हैं, तो अर्थ भी क्या कर रही है, रिएक्शन दे रही है अपना, और क्या कर रही है, आपके अपोजिट फोर्स लगा रही है, यानी उसे रोकने की कोशिश कर रही है, और इक्वल लगा रही है, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा रही है। अब इसकी वजह से क्या होता है, यही आपका क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ। अब आप देखिए, आप चलते हैं है ना, आप जमीन पे चल रहे हैं, जब आप चलते हैं तो जब आप आगे 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 कदम बढ़ाते हैं तो आप एक्शन कर रहे हैं, है ना, आगे मूवमेंट हो रही है आपकी, तो आप क्या कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं। और जो अर्थ आपके पैरों के ऊपर लगा रही है, फोर्स लगा रही है ना, वापस में रिटर्न में आपको एक रिएक्शन दे रही है, जिसकी वजह से आप क्या हो रहे हैं, वहां पर रुक पा रहे हैं, है ना, रुक पा रहे हैं। मतलब अगर आपको चलना है तब भी आपको क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ का सहारा लेना पड़ेगा, नहीं तो आप चल भी नहीं पाएंगे। क्या होगा, चल भी नहीं पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए स्विमिंग करते हैं, मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताना चाह रही हूँ कि थर्ड लॉ होता क्या है। स्विमिंग करते हैं तो अपने हाथों से पानी को पीछे करते हैं, तो जब हम अपने हाथों से पानी को पीछे कर रहे हैं तो वो हम एक्शन कर रहे हैं, और वो पानी पीछे से जाके हमें पुश कर रहा है ना, पुश कर रहा है, यानी वो रिएक्शन कर रहा है। जितने फोर्स से हम उसको हटाते हैं उतने ही फोर्स से हम आगे बढ़ते हैं, तो यानी हमारे एक्शन करने के बाद क्या हो रहा है, इक्वल और अपोजिट रिएक्शन हो रही है, जिससे कि क्या हो रहा है, हम मूवमेंट कर पा रहे हैं आगे की तरफ, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये समझ आया आपको, ये क्लियर हुआ, न्यूटन का थर्ड लॉ क्लियर हुआ। अब इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको लिखने हैं, नोट करने हैं। देखिए एग्जाम्पल्स हैं, एक बार नोट कर लीजिए। यहां से लिखवा देते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। आपसे लिखने के लिए तो आएगा नहीं, आप कोई थ्योरेटिकल पेपर तो दे नहीं रहे हैं जो आपसे पूछा जाएगा न्यूटन का थर्ड लॉ लिख के दिखाइए, तो आपसे लिखने के लिए नहीं बोला जाएगा। आपको एक कंडीशन दी जाएगी, कंडीशन दी जाएगी कि मान लीजिए एक बुलेट फायर की जा रही है, तो उसमें कौन सा लॉ लग रहा है, न्यूटन का कौन सा लॉ यूज हो रहा है। तो अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो आप क्या कर देंगे, बता देंगे कि कौन सा लॉ है। तो इसके एग्जाम्पल लिखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, मूवमेंट ऑफ रॉकेट इन स्काई। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, मूवमेंट ऑफ रॉकेट, मैं एक बार लिखवा देती हूँ फिर आपको एक एक करके समझा दूंगी, इन स्काई। सेकंड है मूवमेंट ऑफ बर्ड्स इन स्काई। थर्ड है आपका मूवमेंट ऑफ फिशेज इन वाटर। और स्विमिंग करते हैं आप, है ना, स्विमिंग, वॉकिंग। उसके बाद सिटिंग ऑन चेयर, चेयर पर बैठते हैं। नेक्स्ट आपका रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है आपका फोर्स ऑन कैनन, फोर्स ऑन कैनन। क्या होता है कैनन, कैनन क्या होता है, तोप। सेवंथ है आपका, नेक्स्ट जंपिंग ऑफ पर्सन, जंपिंग ऑफ पर्सन फ्रॉम बोट टू सी शोर। क्लियर। देखिए अब मैंने आपको एग्जांपल्स लिखवा दिए किसके, न्यूटन्स के थर्ड लॉ के। सबसे पहला एग्जांपल है
मूवमेंट ऑफ रॉकेट इन स्काई, जब मूवमेंट होती है रॉकेट की स्काई में वो कैसे होती है, देखिए इस तरीके का आपका रॉकेट होता है, ये देखिए दिख रहा है आपको, हाँ जी ये आपका रॉकेट है, यहाँ पर से क्या होता है ये इस तरीके से आपकी पूरी फायर होती है ना। अब यहाँ से जो ये फायर है, जो फायर लगी हुई जो होती है वो ऊपर जाके गैस बनाती है और ये इसे आगे की तरफ लेके जाती है, और ये पीछे की तरफ भी क्या करता है, पीछे की तरफ पुश होता है और आगे मतलब आगे जाता है। इसको मूवमेंट किसकी होती है, स्काई के अंदर ये आगे की तरफ चला जाता है और अपने इक्वल और अपोजिट रिएक्शन लेके जाता है। कैसे, इसने एक्शन किया, इसने एक्शन किया और इसकी रिएक्शन कहाँ हुई है, नीचे की तरफ, है ना, यहाँ की तरफ से सारी वो निकल जाती है पीछे की तरफ से, जो भी इसकी फायर होती है पीछे फ्यूल के थ्रू जो जल रही होती है वो सारी रिएक्शन के ये एक्शन करता है और वो पीछे की तरफ पुश हो जाती है। क्लियर। अब बर्ड्स की मूवमेंट कैसी होती है, बर्ड्स क्या करते हैं ऐसे इस तरीके से उड़ते हैं, तो बर्ड्स भी एयर को साइड करते हैं, एयर के ऊपर एक्शन करते हैं और बाद में जो उनके साथ क्या होता है, एयर उनको अपना रिएक्शन देती है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन देती है, जिसकी वजह से वो मूव कर पाते हैं। इसी तरीके से मूवमेंट होती है फिश की वाटर में, और हम भी इसी तरीके से क्या कर पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं वाटर के अंदर। अभी बताया मैंने आपको, हम पानी को इस तरीके से हटाते हैं, पुश करते हैं पीछे की तरफ, एक्शन करते हैं और पानी हमारे साथ क्या करता है, इक्वल और अपोजिट रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से हम स्विमिंग कर पाते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट है आपका वॉकिंग। जब हम चलते हैं तो क्या होता है, हम एक्शन करते हैं और जो अर्थ है वो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन करती है, जिसकी वजह से हमारी मूवमेंट होती है। क्लियर। अब देखिए ये वाला मैंने लिखा है सिटिंग ऑन चेयर। अगर कोई चेयर पे बैठा है, मान लीजिए कोई पर्सन है, चेयर पे हमने बिठा दिया ना, चेयर पे है यहाँ पर, उसके पीछे ये चेयर है, ठीक है, वो चेयर पे बैठा हुआ है। अगर वो चेयर पे बैठा है तो चेयर भी क्या कर रही है, रिएक्शन कर रही है, वो एक्शन कर रहा है उस पर बैठने का, और चेयर क्या कर रही है, रिएक्शन में उस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई कर रही है, मतलब उसको रोक के रखा है उसने अपने ऊपर, बैठी हुई है वो। अगर चेयर ऐसा नहीं करेगी, अगर चेयर क्या करेगी, कोई रिएक्शन नहीं शो करेगी, कोई रिएक्शन चेयर शो नहीं करेगी, तो वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, चेयर ब्रेक हो जाएगी, बैठते ही चेयर ब्रेक हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसने रिएक्शन शो करी। जब हमने प्रेशर लगाया चेयर के ऊपर बैठने के लिए तो चेयर ने भी हमारे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन करी। जब हमने एक्शन करा तो चेयर ने क्या करा, रिएक्शन करी। क्लियर, सभी को क्लियर हो गया ये वाला, क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, अगर आपने देखा है मूवीज में देखा है या फिर अपने आसपास रियल में देखा है, वो मुझे नहीं पता, वो आप सबको पता होगा। जब हम ऐसे गन होती है ना, गन को जब पुश करते हैं तो अगर जब हम एक्शन करते हैं तो गोली निकल जाती है और गन जो है वो पीछे की तरफ आती है ना, पीछे की तरफ, थोड़ा सा वो पीछे की तरफ आती है। तो वो क्या हो रहा है, हमने एक्शन किया, उसकी बुलेट फायर करी, एक्शन कर दिया हमने, और जो गन थी उसने रिएक्शन करा अपना, और वो पीछे की तरफ हमारी तरफ आके प्रेशर डालती है, हमारे ऊपर फोर्स डालती है। तो उसी को हम बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। वो किसकी वजह से हो रहा है, न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है, न्यूटन के थर्ड लॉ, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्लियर। अब नेक्स्ट कौन सा है हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, फोर्स ऑन कैनन। तोप होती है ना, तोप पर भी फोर्स लगाते हैं, वो भी सेम वर्क करती है, वो भी थर्ड लॉ के वजह से ही क्या करती है, वर्क करती है। कैसे, उसमें फोर्स लगाते हैं, उसको फायर करते हैं आगे की तरफ, से वो डालते रहते हैं अपने जो होते हैं क्या बोलते हैं, बारूद वगैरह जो भी होते हैं, हमें फायर करना होता है जिसे तोप के थ्रू, उसमें डालते हैं और उसमें उसे भेज देते हैं आगे। जैसे ही वो आगे की तरफ जाता है वो तोप क्या है, पीछे की तरफ पुश होती है, पीछे की तरफ उसकी मूवमेंट होती है। अब नेक्स्ट है आपका जंपिंग ऑफ पर्सन फ्रॉम बोट टू सी शोर। देखिए यहाँ पर आपका ये किनारा है ना, यहाँ पर आपकी ये बोट है, क्लियर। और ये आपका ये जो है ये बैठा हुआ था, अब ये क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ पर जंप करेगा। जब ये यहाँ पे जंप करेगा, जब ये एक्शन करेगा तो ये नाव किधर की तरफ जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी। क्या करेगी, पीछे की तरफ जाएगी। जब इस आदमी ने एक्शन किया यानी आगे की तरफ ये आया, तो ये जो नाव थी इसने क्या करी, रिएक्शन करी, और ये कहाँ की तरफ चली गई, पीछे की तरफ चली गई।
तो जितना फोर्स है, जितना उससे पुश करके वो कौन, ये जो आदमी है, ये पर्सन है, वो इसके ऊपर आया सी शोर के ऊपर, उतने ही फोर्स से क्या हुआ, जो नाव थी वो पीछे चली गई, उसने अपनी रिएक्शन शो करी, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो यहाँ क्या हुई, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हुई, वो पीछे की तरफ चली गई। क्लियर हो गया सभी को? ये न्यूटन का मैंने थर्ड लॉ बता दिया, उसके एग्जाम्पल्स पे मैंने ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो आते हैं वो एग्जाम्पल्स के थ्रू ही आते हैं। आपसे ये नहीं पूछेगा कि राइट डाउन द न्यूटन थर्ड लॉ, राइट डाउन द न्यूटन सेकंड लॉ, ऐसे कोई नहीं पूछेगा। आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू पूछा जाएगा कि अगर मूवमेंट हो रही है बर्ड्स की स्काई में, तो वहां पर कौन सा लॉ लग रहा है, न्यूटन का कौन सा लॉ है, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आप टिक करेंगे। तो आपका फर्स्ट लॉ भी कंप्लीट हो गया, सेकंड भी कंप्लीट हो गया, और थर्ड भी आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर? तो अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फोर्स के बारे में, उसके बाद क्लास को खत्म करते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है एग्जाम्पल्स, अगर आपके एग्जाम्पल्स मिस हो गए ना, तो आप एग्जामिनेशन हॉल में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपने मिस कर दिया वहां पे आपका कुछ भी नहीं हो सकता। सिर्फ आप सोच सकते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, क्या सुना था, ऐसा कुछ। ठीक है? तो इसके लॉ को समझने के साथ साथ, लॉ को पढ़ने के साथ साथ, इसके एग्जाम्पल पे जरूर फोकस कीजिएगा। एग्जाम्पल बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर देना है, सब्जेक्टिव नहीं देना, आपको रिटर्न नहीं देना, तो इसलिए एग्जाम्पल पे फोकस कीजिए और उसके लॉ पे भी फोकस कीजिए, बट थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि पूरे आपको डेफिनेशन याद करनी है, बस समझ लीजिए, बट एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्लियर? क्लियर सभी को? अब हम बात करते हैं फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है? व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या होता है? फोर्स होता क्या है? अभी हम जब हम पढ़ रहे थे तब हमने क्या पढ़ा था कि हम फोर्स अप्लाई करते हैं तभी कोई भी चीज है वो रेस्ट में है तो रेस्ट से मोशन में आएगी, और मोशन में है तो मोशन से रेस्ट में आएगी। ये पढ़ा था ना हमने फोर्स के बारे में। तो वो फोर्स होता क्या है? एनी, क्या लिखूं मैं, अगर मैं इसे शॉर्ट लैंग्वेज में, अगर आपको आसान भाषा में समझाना चाहूँ, तो एनी पुश और पुल, एनी पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स, इज कॉल्ड फोर्स। देखिए, मैं इस मार्कर से यहाँ पर लिख रही हूँ, इसके ऊपर लिख रही हूँ, तो मैं इसमें प्रेशर लगा रही हूँ, तो मैं इसे पुश कर रही हूँ, है ना, पुश कर रही हूँ, तो इसी को हम, इसको भी हम क्या बोलेंगे कि मैं फोर्स लगा रही हूँ। क्लियर? और अगर मान लीजिए आप ट्रॉली वगैरह लेके आते हैं, सामान उठाते हैं, तो उसे या तो पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं, ये दो ही एक्शन करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं कि आपने फोर्स लगाया। अब एक एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे ये ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, आपने बोला, आपने ऐसे बोला कि मूव हो जा, सिर्फ आप मुंह से बोल रहे हैं ऐसा, आप कुछ कर नहीं रहे, आप क्या कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ कि ये चेयर है, जैसे यहाँ पर कोई वुडन ब्लॉक है, मैं कह रही हूँ मूव हो जा, ऐसे उंगली से मूव हो जा, तो क्या वो मूवमेंट शो करेगा? नहीं। मूवमेंट शो करेगा? नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इसको पुश करने लग जाऊं, क्या करने लग जाऊं, पुश करने लग जाऊं, तो क्या ये मूवमेंट शो करेगा? हाँ, थोड़ी सी मूवमेंट शो करेगा, थोड़ी बहुत मूवमेंट शो करेगा। क्यों? क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, इसे पुश कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, इसे पुश कर रही हूँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। कोई भी हमने पुश किया या पुल किया, उसे हमने क्या बोल दिया, फोर्स। ठीक है? और फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारा किससे आता है, जितना भी हम क्या करते हैं, वेलोसिटी करते हैं, वेलोसिटी मतलब उसमें मूवमेंट होती है, चेंज इन वेलोसिटी होता है ना एक्सेलरेशन, तो जितने भी मूवमेंट होती है उसे किससे दिखाते हैं, एक्सेलरेशन से। क्लियर? तो फोर्स होता है हमारा एम। अब मेरे को ये बताइए, एक 5 kg का ब्लॉक है और एक 1 kg का ब्लॉक है, तो किसे किसे किस पर फोर्स कम लगेगा और क्यों, किस पर फोर्स कम लगेगा और क्यों? आप कहेंगे 1 kg वाले पे फोर्स कम लगेगा, क्यों होगा, क्योंकि ये आपका लाइट है
और ये वाला आपका हैवी है, तो यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ज्यादा फोर्स। यानी कि हम कह सकते हैं जो फोर्स है हमारा वो किसके ऊपर डिपेंड है? डायरेक्टली डिपेंड है किसके ऊपर? मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर। अगर मास ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ता जाएगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ता जाएगा, तो हमें फोर्स भी क्या करना पड़ेगा? ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स भी ज्यादा। अगर मास ऑफ ऑब्जेक्ट कम होता जाएगा तो हमारा फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको? ये सभी को क्लियर है? देखिए अब फोर्स की वजह से और क्या क्या होता है, एक बार मैं अगर इफेक्ट्स लिखना चाहूँ फोर्स के, अगर मैं यहाँ पे लिखूं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, इफेक्ट्स इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, तो क्या क्या आपके इफेक्ट होते हैं? फोर्स लगाने पे क्या होता है? फोर्स लगाने पर क्या क्या होता है बताइए जरा एक बार, क्या होता है? आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं है ना, तो हम क्या क्या कर सकते हैं? फर्स्ट चेंज कर सकते हैं उसकी डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, और इंक्रीज एंड डिक्रीज इन स्पीड, इसकी जो इसकी स्पीड है उसे हम फोर्स लगा के क्या कर सकते हैं? या तो डिक्रीज भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? चेंज इन शेप, शेप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और फोर्थ वन क्या कर सकते हैं? लास्ट और फोर्थ क्या कर सकते हैं? स्टार्ट मूविंग और स्टॉप मूविंग, स्टॉप मूविंग और स्टार्ट मूविंग। क्लियर? चलते हुए को रोक सकते हैं, जैसे कोई गाड़ी है वो चलती हुई आ रही है, मान लीजिए कोई साइकिल बाइसाइकिल छोटी सी कोई गाड़ी है वो चल के आ रही है, तो आप उसे फोर्स लगा के रोक सकते हैं। और अगर आप फोर्स लगा के अगर आप फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? वो चलना भी स्टार्ट कर देगी अगर वो रेस्ट में है तो। और आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, अगर वो स्ट्रेट जा रही है और आपको लेफ्ट मुड़ना है तो आप फोर्स लगा के लेफ्ट की तरफ मोड़ सकते हैं और राइट की तरफ मोड़ सकते हैं। क्लियर? और उसके बाद उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, अगर आप ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा स्पीड होगी, और फोर्स कम कर देंगे तो उसकी स्पीड में क्या हो जाएगा? डिक्रीज जाएगा, यानी डिक्रीज हो जाएगी। और शेप को भी चेंज कर सकते हैं, फोर्स लगा के शेप को भी चेंज किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? कोई एग्जाम्पल है आपके पास? कोई एग्जाम्पल है जहां पर हम उसकी शेप को चेंज कर रहे हैं फोर्स लगाकर? देखिए आपने देखा होगा कि आपके घरों में जो आपकी मदर होती हैं वो आटा गूंथती हैं हाथों से, तो वो क्या करती हैं? फोर्स लगाती हैं, और वो फोर्स लगाने के बाद उसकी शेप को चेंज कर देती हैं। उसके बाद जब वो रोटी बनाती है तब भी फोर्स लगाती हैं, तब भी क्या करती हैं? वो उसकी शेप को चेंज करती हैं। पहले वो सूखा आटा होता है फिर वो उसको गूंद देती है फोर्स लगा के, है ना। तो वो क्या हो गया? चेंज हो गई शेप। और कोई एग्जाम्पल कोई बताना चाहेगा? फोर्स से हम शेप को कैसे चेंज करते हैं? चलिए एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जिसको भी कोई एग्जाम्पल याद हो जाए। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस में। किसमें? टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस के कितने टाइप होते हैं? जो मेन टाइप होते हैं फोर्स के वो होते हैं बेसिकली टू टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कॉन्टेक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। क्या बोला मैंने आपसे? एक होता है कॉन्टेक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। एक होता है कॉन्टेक्ट फोर्स, कॉन्टेक्ट फोर्स, एक होता है आपका नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है? जिसमें क्या होते हैं? हम चीजों के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कांटेक्ट मतलब वहां पर टच हो रही है कुछ चीजें, है ना।
उसी को हम क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स। और नॉन कांटेक्ट फोर्स का मतलब जहां पर हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी टच नहीं हो रहा, किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही, तो उसे बोलते हैं हम नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो पहले कांटेक्ट फोर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला है अप्लाइड फोर्स। जैसे कि ये पुश कर रहा था ना इसे, तो इसे टच करना पड़ रहा था। जब ये बोल रहा था तो इसे क्या हो रहा था, ये पुश नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, मतलब अपने जो डायरेक्शन है या मूवमेंट को शो नहीं कर रहा था। तो अप्लाइड फोर्स होता है जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है। सेकंड है स्प्रिंग फोर्स। सेकंड है स्प्रिंग फोर्स। थर्ड वन है आपका ड्रैग फोर्स। एंड फोर्थ वन है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। अब यहाँ पर नॉन कांटेक्ट फोर्स में कौन कौन से हैं आपके, फर्स्ट वन है आपका मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, थर्ड है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं एक बार इनको कि इसमें क्या क्या है। नोट कर लीजिएगा इन सबको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, जो फर्स्ट वन है आपका जो फोर्स है, फोर्स को टू टाइप में डिवाइड किया गया है, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जो कॉन्टैक्ट फोर्स है आपके, वो कौन से, अप्लाइड फोर्स, जो हम अपने हाथों से अप्लाई करते हैं या किसी चीज के थ्रू अप्लाई करते हैं, उसे बोलते हैं अप्लाइड फोर्स। सेकंड है आपका स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, जैसे हम स्प्रिंग को पुश करते हैं, स्प्रिंग उस पर फोर्स लगाती है, वापस से हम उस पर लगाते हैं, उसे बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। नेक्स्ट है आपका ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स का मतलब होता है खींचना, किसी चीज को खींचते हैं ऐसे करके, किसी चीज को तोड़ मरोड़ के, वो वाला फोर्स जो होता है उसे बोलते हैं ड्रैग फोर्स। नेक्स्ट है आपका फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा है, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा है, जैसे मैंने बताया ना आपको कि आप चल रहे हैं, मूवमेंट हो रही है, तो आपको रोकने का जो काम कर रहा है वो कौन सा फोर्स काम कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स काम कर रहा है वहां पे, फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर। अब यहाँ पर आते हैं आपके नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। कौन से, नॉन कॉन्टेक्ट, जो आपके कॉन्टेक्ट में नहीं आते, बिना टच किए, बिना इंटरेक्शन के, बिना दो ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन के नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स वर्क करते हैं। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स आपके वर्क है, जैसे मैग्नेटिक फोर्स। अब देखिए, ये आपकी एक मैग्नेट है, ये आपके एक मैग्नेट है ना, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये आपकी मैग्नेट है, इसके आसपास क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर कोई जो आयरन की चीज है, अगर वो यहाँ तक भी आ रही है, तो फटाफट जाके इसके पास टच हो जाएगी। हमने मैग्नेट को आयरन के नेल से टच नहीं करा है, लेकिन वो क्या करा है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही वो आई, वो फटाफट जाके इसे टच हो गई। तो हमने यहाँ क्या करा, टच नहीं करा, कोई कॉन्टेक्ट नहीं करा, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स था, फोर्स ने उसे अपनी तरफ पुल करा और वो आके इससे चिपक गई, है ना। तो इसलिए इसे बोलते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। किसको, मैग्नेटिक फोर्स को। जो फोर्स अप्लाई किया गया इसे पुश करने के, इसे अपनी तरफ खींचने के लिए, वो कौन सा था, मैग्नेटिक फोर्स। सेकंड है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डेवलप होती है। कोई हमारा कंडक्टर है जो करंट को लेके जा रहा है, यहाँ से ये हमारा कोई कंडक्टर है जो करंट को लेके जा रहा है, और इसके आसपास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। और जो भी इसके कांटेक्ट में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में आएगा, वो भी क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा के अपनी तरफ पुश कर लेंगे, अपनी तरफ खींच लेंगे, है ना। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। इनको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। अच्छा आप बताइए, ग्रेविटेशनल फोर्स तो सबको पता होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स सबको ही पता होगा। क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो अर्थ लगाती है ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है, आपने पढ़ा था, न्यूटन ने जब डिस्कवरी की थी, क्या था, उनके सर पे आके एक सेब गिरा था, वो पेड़ के नीचे बैठे होते, सर पे आके उनके सेब गिरा था, तो उन्होंने ये सोचा कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। फिर उन्होंने और चीजों को ऑब्जर्व किया और देखा, ढूंढा, इसके बारे में पढ़ाई की, इसके बारे में और रिसर्च की, तब उन्हें पता चला कि सारी चीजें क्या है, नीचे की तरफ पुश होती हैं, यानी
कुछ ऐसा है अर्थ में जो उन्हें अपनी तरफ खींच रहा है। वो कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो सभी चीजों को अपनी तरफ खींचता है, जो अपने पास रखना चाहता है सभी चीजों को। इसलिए कोई भी चीज आसमान की तरफ नहीं जाती, हमेशा कहाँ आती है? नीचे की तरफ आती है। हमेशा कहाँ आती है? नीचे की तरफ आती है, अर्थ की तरफ आती है। अर्थ उसे अट्रैक्ट करती है। अर्थ क्या करती है? हर चीज को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। क्लियर? क्लियर हो गया? देखिए, अब ये सब हो चुका है। अब हम एक बार ये देख लेते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इसमें जो वीक फोर्स है वो कौन सा है? वीक फोर्स है वो कौन सा है? वीक फोर्स है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। वीक फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर मैं स्ट्रॉन्ग फोर्स की बात करूं कि सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है? स्ट्रॉन्ग फोर्स बताइए एक बार, कौन सा है? जल्दी बताइए। जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ना, कौन सा फोर्स? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। वो कौन सा फोर्स होता है? वो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। कौन सा? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? जब हम न्यूक्लियर फिजन पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे फोर्स में। इसका मतलब है न्यूक्लियस में से आप निकाल रहे हैं, है ना, कुछ निकाल रहे हैं फोर्स अप्लाई करके, और वो फोर्स उसने बहुत अच्छे से चिपका रखा है। मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं, न्यूक्लियस में बाउंड होते हैं। अब हम उसे निकाल रहे हैं तो हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जो वो जिस फोर्स से वो जुड़े हुए होते हैं उस फोर्स को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर हो गया सभी को? फोर्स क्लियर हो गया? क्लियर? अब एक और लॉ पढ़ लेते हैं, हमारा क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलिए, आप जब तक मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। आप मेरे को ये बताइए कि ज्यादातर लोग क्रिकेट देखते हैं, सभी ने क्रिकेट देखा होगा, चाहे वो किसी का भी देखा होगा ना, क्रिकेट देखा हो। क्रिकेट जब आप देखते हैं तो आप क्या देखते हैं कि जब कोई कैच करना होता है, जब बॉल को कोई कैच कर रहा होता है ना, जब बॉल को कैच करना होता है तो वो अपने हाथ थोड़ा पीछे की तरफ लेके जाते हैं, थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाते हैं, है ना, ऐसे करते हैं कैच, ऐसे करते हैं, फिर थोड़ा पीछे लेके जाते हैं, फिर कैच कर लेते हैं। तो ऐसा इसके पीछे जो ये है, पीछे की तरफ हाथ पुश कर रहे हैं, इसके पीछे कौन सा लॉ काम कर रहा है? न्यूटन के जो मैंने आपको 3 लॉ बताए थे, उसमें कौन सा लॉ काम कर रहा है? आप मेरे को ये कमेंट सेक्शन में देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अभी आगे चल के दूंगी, इस वीडियो को खत्म करने से पहले। एक बार आप सोच लीजिए और बताइए। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है कि हम कंजर्व कर रहे हैं, ना तो कुछ बन रहा है ना ही कुछ खराब हो रहा है। वो जो भी चीजें हैं हमारी वो कंजर्व होके रखी हैं, हमारे पास क्या है? कंजर्व होके रखी हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपका क्या कहता है? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। क्या लिखा है मैंने आप यहाँ पे? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन is equal to total momentum after collision. Total momentum after collision. ठीक है, जो टोटल मोमेंटम होता है कोलिजन से पहले वो इक्वल होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कोलिजन का मतलब क्या होता है? टकराव, टकराना होता है। इफ नो एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई, इफ नो एक्सटर्नल फोर्सेस, या फिर लिख दे इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन सिस्टम, एक्ट ऑन सिस्टम। क्लियर? जो टोटल मोमेंटम होता है, टोटल मोमेंटम होता है बिफोर कोलिजन, वही क्या होता है? टोटल मोमेंटम होता है आफ्टर कोलिजन। जैसे दो बॉल है आपस में टकराए हैं, तो उनका मोमेंटम जो पहले होगा, यानी
एम मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल्स टू एम वी। मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल्स टू एम वी, यानी जितना मास और वेलोसिटी उनकी पहले होगी उतना ही टकराने के बाद होगी। ये कहता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसको लिखते कैसे हैं, जैसे जैसे इसका एग्जाम्पल है, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहती हूँ आपको। ये आपका ट्रक है, ठीक है, ये आपका ट्रक है, इसका मास है 300 kg, 3000 kg, क्लियर। और इसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मोमेंटम कितना हो गया, P कितना हो गया इसका, m इंटू वी, यानी 60,000। कितना हो गया 60,000। अब यहाँ पर आपकी एक कार है, इसका मास कितना है, इसका मास है 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम, क्लियर। और इसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी कितनी है इसकी 0 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब वो किस में है, रेस्ट में। हम इसे बोल सकते हैं कि वो किस में है, रेस्ट में। और इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0। क्यों हो जाएगा, एम इंटू वी करेंगे तो कितना मोमेंटम हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए, अब देखिए जरा ये दोनों, जैसे अगर मैं बोलूं बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन इसका मोमेंटम कितना था, मोमेंटम कितना था m1 v1 कितना था 60,000। कितना था इसका कोलिजन, कितना था बिफोर कोलिजन 60,000। अब हम बात करते हैं आफ्टर कोलिजन की, वो भी कितना होगा, m2v2, वो भी कितना होगा 60,000। क्यों हुआ ऐसा, देखिए किलोग्राम किलोमीटर पर आवर, किलोग्राम किलोमीटर पर आवर। देखिए मैं आपको क्या बता रही हूँ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि जितना मोमेंटम, टोटल मोमेंटम किससे पहले, बिफोर कोलिजन, जो टकराने से पहले होगा, उतना ही मोमेंटम टकराने के बाद भी होगा। कोलिजन का मतलब होता है टकराना, दो चीजों के बीच में टकराव हो रहा है। अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू वी। देखिए एक ट्रक है जिसका मास है 300 kg, वेलोसिटी इस वेलोसिटी से वो चल रहा है। एक कार है जिसका मास है 1000 किलोग्राम और वेलोसिटी इसकी कितनी है 0, यानी वो किस में है, रेस्ट में, वो आराम से खड़ी हुई है। अब कोई ट्रक आके उससे पीछे से टक्कर मारता है, टक्कर मारता है पीछे से, तेजी से टक्कर मार के उसको, अब क्या होगा, कार तो बिल्कुल बेकार हो जाएगी। टक्कर मार के वो वहीं पे क्या हुआ, थोड़ा सा आगे चला और रुक गया। तो जो टकराने से पहले मोमेंटम था वो इसी की वजह से था, इसकी वजह से तो 0 था, वो इतना था, वो कितना था 60,000। उसके बाद जब वो टकराया, टकराने के बाद जो उसका मोमेंटम रहा वो कितना रहा, सेम रहा 60,000, क्लियर। अब हम ऐसे भी ले सकते हैं कि दोनों चीजें मोशन में, जब दोनों चीजें मोशन में होंगी तो क्या होगा, जो इसका निकलेगा ट्रक का और कार का निकलेगा, वो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, कोलिजन से पहले ऐड होंगे और आफ्टर कोलिजन भी ऐड होंगे। तो क्या होगा, उनका हमेशा आंसर सेम आएगा। टोटल जो उनका आंसर है, जो टोटल कोलिजन है, वो क्या आएगा, सेम आएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास लॉ है जो क्या कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा सेम रहता है। क्या रहता है, सेम। अब इसका एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, वो क्या होता है, मैं यहाँ से इसे हटा देती हूँ, फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार। अगर फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड है, हमें निकालना है अगर हम, तो हम किस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। देखिए टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन
इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। देखिए यहाँ कितना होगा, m1 u1, u क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी, प्लस m2 v2, वो इक्वल होगा किसके, m1 v1 के, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है, m2 v2 के। क्लियर, ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर, क्लियर है सभी को, ये सभी को क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपका जो मोशन का टॉपिक है वो खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे अगले किसी और टॉपिक के बारे में। जब तक आप सारी वीडियोस देख लीजिए, इसकी अच्छे से पढ़ लीजिए। मोमेंटम वगैरह क्या होता है, मोमेंटम, इम्पल्स, न्यूटन के थर्ड लॉ, जो तीनों लॉ हैं न्यूटन के, उनका क्या आते हैं, उनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं, उनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि आपको उनकी डेफिनेशन नहीं लिखनी होती एग्जाम में। अब जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था उसका आंसर है आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ कौन सा, जब क्रिकेटर कैच करता है, बॉल को कैच करता है तो वो अपने हाथ पीछे की तरफ खींचता है, पीछे की तरफ खींचता है, जिससे क्या होगा, जो स्पीड, जिस स्पीड से बॉल आ रही है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाएगी और वो इजीली कैच कर पाएगा, उसके हाथों में चोट नहीं लगेगी। तो यहाँ पर काम करता है आपका सेकेंड लॉ। क्लियर हो गया सभी को। अब एक बार फटाफट आप बता दीजिए कि आपको सब कुछ क्लियर है। तब तक के लिए जो ये वीडियो है इसको पूरी देखिए, जो फर्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट है उनको पूरा देखिए, अच्छे से समझिए और अपनी पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।